जब हम लोग कहते हैं संसाधन के रूप में, तो किसी भी देश के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। यदि आपके पास बहुत पूंजी हो, बहुत जमीनें हो, लोग ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरे देश से उनका आयात करना पड़ेगा, या एक तरीके से कहें दूसरे देश के लोगों को प्रलोभन देना पड़ेगा कि वो आपके यहाँ आके काम करें। जैसे चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी एक टाइम में, जब उसके पास जनसंख्या बहुत हो गई थी, और अब वो क्या कर रहा है? बच्चे पैदा करने के लिए वो प्रोत्साहित कर रहा है। तो पूंजी और भूमि से ज्यादा जरूरी है संसाधन के रूप में लोग। अब लोग कैसे? स्वस्थ होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बीमार लोग होने चाहिए, युवा होने चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए। और इस मामले में भारत अभी विश्व में सबसे समृद्ध है ना। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमी चैप्टर 2, संसाधन के रूप में लोग। अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। ये दायित्व नहीं है, ये क्या है? हमारी परिसंपत्ति है, पूंजी है, कैपिटल है, और ये बहुत बड़ा है मामला। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती करके किसी की जनसंख्या, किसी देश की जनसंख्या बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो मानव पूंजी, अब यहाँ पे मानव पूंजी, सबसे बड़ी बात जो है मानव पूंजी में क्या? उसका कौशल होना चाहिए, वो एजुकेटेड होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो मानव पूंजी हमारे काम की है, नहीं तो कोई काम की नहीं है। इसी पे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन ज्ञान का स्टॉक है। जैसे मान लीजिए, एक कहानी सुनाता हूं एक छोटी सी, कि बीच सागर में, बीच समुद्र में एक जहाज खराब हो गया है ना, और वो जहाज का इंजन जो है वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रहा था। कैप्टन ने घोषणा करी कि यदि कोई इसको ठीक कर दे तो मैं उसे $20,000 दूंगा। एक व्यक्ति उसमें आगे आया और उसने कहा कि मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन $20,000 देना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। तो ये होता है ना कि सब लोग मिलके कहते हैं हाँ हाँ ठीक करो। और उसने क्या करा? फिर वो एक हथौड़ा मंगाया और उसने एक जगह पे ठोका और उससे इंजन स्टार्ट हो गया। जब वो जहाज किनारे आया तो उस कैप्टन ने कहा कि तुम्हें इतना पैसा नहीं देना चाहिए, तुम्हें बस $1 चार्ज करना चाहिए, क्योंकि एक बार हथौड़ा मारने का $1 से ज्यादा नहीं हो सकता। बोला आपने सही कहा है, हथौड़ा मारने का $1 ही है, लेकिन सही जगह हथौड़ा मारने का $19,999 है, क्योंकि उसके पास 30 सालों या का अनुभव था कि कहां पे क्या खराबी आ सकती है। उसने इंजन को परख के ये पता लगा लिया कि यहां पे खराबी है, और उसके एक हथौड़ा मारने से वो इंजन चालू हो गया है ना। आपने देखा होगा कई बार कि आप मोबाइल बनाने जाते हो और वो बस कुछ सेकंड का काम होता है और वो आपको क्लियर करके दे देता है, आप दिन भर परेशान रहते हो। उसी तरीके से यदि मानव पूंजी जो है उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है, उसमें जो स्टॉक हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये अब यहां पे क्या है देखिए, संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं को उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। कितनी क्षमता है जीडीपी के योगदान देने में, उस पर बल देता है। ठीक है, भारत जो है बड़ा भोजन है ना, बड़ी जनसंख्या है, इसमें एक मानव संसाधन है। इसमें प्राय वक्त जब हम इसे नकारात्मक पहलू देखते हैं, जैसे भोजन चाहिए, इतने लोगों की शिक्षा चाहिए, इतने लोगों को स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, इतने लोगों को हम पाल पोस रहे हैं, ये नकारात्मक पहलू दिखाता है कि भारत की जनसंख्या जो है बोझ बन गई है। बोझ कब तक है? जब तक उनमें ज्ञान है नहीं है, कौशल नहीं है। और इसी पे ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, मानव पूंजी में निवेश किसमें? शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में से प्रत्यक्षता देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक घर में 5 भाई हैं और 5 भाई में एक कमाने वाला है
और 2 बीमार रहते हैं और 2 बेरोजगार हैं, ठीक है, 2 बीमार रहते हैं, उनके पास कौशल तो है पर वो बीमार रहते हैं, तो इससे क्या अर्थ हुआ कि वो जो है अपनी उत्पादकता या अपने जीडीपी में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको देखना होगा। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र, जैसे भूमि तो उतनी ही थी और ज्ञान यदि बढ़ गया, उसके तरीके बढ़ गए, तो क्या हुआ, उत्पादकता में तीव्र वृद्धि हो गई। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहां पे देखते हैं कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी, मशीनरी तो आ गई, चलाने वाला नहीं है, कैसे चलाएंगे, तो ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण एक संसाधन है ना। मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि या श्रम के समान है, यह उससे अधिक है। मानव पूंजी क्या, यह रुपया पैसा डॉलर के समान है, यह उससे भी अधिक है, क्योंकि आप पैसे से मेहनत नहीं खरीद सकते, है ना। अब यहाँ पे देखिए मानव पूंजी है, ये अपना डॉक्टर, ये टीचर, या इस तरीके से जो लोग हैं, ये मानव पूंजी है। जैसे यहाँ पे देखो 2 मित्र हैं, शकल और विलास, ठीक है। विलास सोमपुर में रहते हैं, शकल की आयु 12 वर्ष थी, उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी, उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल के घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता, छोटे भाई जीतू बहन सीतू की देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक परीक्षा पास की, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। बूटा और शीला चाहते थे कि उसका बेटा सकल पढ़े लिखे, और क्या करा उसने, पढ़ा लिखा और क्या किया, माध्यमिक परीक्षा पास करी, राजी कंप्यूटर कोर्स कर गया और कंप्यूटर कोर्स में पूरी करके नौकरी में चल गया। और उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया, सॉफ्टवेयर से फर्म अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता रहे। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसके पदोन्नति दे दी। पदोन्नति का मतलब है सैलरी बढ़ा दी, सीधी सी बात है। और सैलरी बढ़ गई तो उसके बूटा और शीला की आमदनी के घर की आमदनी बढ़ गई, जीडीपी में योगदान होना शुरू हो गया। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं। जैसे मान लो एक गांव के लोग जिसमें सभी बेवकूफ हैं, सभी बेवकूफ नहीं कह सकते, ज्ञानी तो हैं, पढ़े लिखे नहीं, स्किल नहीं उनके पास। कुछ लोग वहां से बाहर निकलते हैं और वो स्किल की ट्रेनिंग लेते हैं और रोजगार करना शुरू करते हैं। वो आके अपने गांव में कुछ चीजों की खेती करना शुरू करते हैं। जैसे मान लो एक मशरूम की खेती करना शुरू करते हैं। मशरूम की खेती करना जब शुरू करते हैं तो वे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते थे, उन्हें कहाँ मजदूरी मिल जाएगी, उन्हें मजदूरी के लिए जगह मिल जाएगी गांव में, और वहीं पे वो करना शुरू कर देंगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से सभी को फायदा होता है। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या जो है को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है। आपने देखा होगा कई बार जनसंख्या को जो है हम इस तरीके से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, लाइबिलिटी के तौर पे देखते हैं, और लाइबिलिटी नहीं है, ये एसेट के रूप में है। लाइबिलिटी कब होती, जैसे जापान में लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है। जापान में लाइबिलिटी क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहां बुजुर्गों की संख्या अपेक्षाकृत सीधे बढ़ती जा रही है ना, अपेक्षाकृत बढ़ती जा रही है। हमारी जो जनसंख्या का वो है ग्राफ, वो इस तरीके का है। हमारी जो जनसंख्या का ग्राफ है वो इस तरीके का है ना, और इस तरीके का है। तो ये जो जनसंख्या पार्ट है, ये जो हमारा एरिया है, ये हमारा जो युवा वर्ग है वो बहुत बड़ा है ना, जो हमारे कामगार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं अपेक्षाकृत। तो इसलिए अन्य क्षेत्रों में जहाँ पे दायित्व की बात होती है, लाइबिलिटी की बात होती है, वहाँ पे बुजुर्गों की संख्या अपेक्षाकृत बढ़ जाती है ना। तो आप यहाँ पे देखें, वो आता है बंदा, वो पैसा लेके आ रहा है, ये चीज़ें वहाँ पे करेगा, है ना। बिलास एवं शकल की कहानी वो देखो पढ़ के आ गया वो, है ना। अब बिलास की कहानी, बिलास 11 वर्ष का एक लड़का था, वह शकल के गांव में रहता था। बिलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। बिलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, उसकी माँ गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वो मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। बिलास भी गठिया का रोगी बन गया था। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। देखो यहाँ पे देखो, आमदनी कम, स्वास्थ्य खराब, ठीक है, पढ़ने में रुचि नहीं थी, शिक्षा भी नहीं,
खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था, अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करता था। ठीक है, परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। बिलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था, क्योंकि एक तो क्या, उसके पास स्वास्थ्य कमजोर था, शिक्षा उसे नहीं मिल पाई, बचपन से उसे आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे तो दोनों मित्रों के बीच में कई अंतर हैं। एक क्या हुआ, एजुकेशन में गया, दूसरा एजुकेशन में नहीं गया। एक स्वस्थ रहा, दूसरा स्वस्थ नहीं रहा। एक के पास लगातार आमदनी रही, दूसरे के पास आमदनी नहीं रही। मजबूरी में से स्वयं ही उतरना पड़ा। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों से हमने देखा, जब विशाल बिलास स्कूल नहीं गया, सकल शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट था, है ना, और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बिलास गठिया का रोगी था, डॉक्टर के पास जाने के साधन भी नहीं थे क्योंकि पैसे नहीं थे, है ना। उसके यहाँ डॉक्टर के पास, शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की, शकल को प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। बिलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी, क्योंकि पारंपरिक रूप से हमें पहले क्या है, बेसिक नीड की जरूरत होती है, खाना पानी, है ना, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, तो वो जरूरत होती है। और इसी तरीके से क्या हुआ कि दोनों में अंतर आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, इसमें क्या है, मानव संसाधन में ये चीजें तो है, लेकिन फिर क्या होता है कि शिक्षा पर अधिक अधिक खर्च करते हैं। तो आपने एक चीज देखा होगा कि इसके लिए सरकार 2-3 चीजें कर रही है। एक तो आपने देखा होगा पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लोगों को अन्न उपलब्ध करा रही है। दूसरा, अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A में अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, तो इनको अनिवार्य शिक्षा मुफ्त में मिल रहा है। मुफ्त में मिले अनिवार्य शिक्षा या स्कूलों के प्रति आकर्षित हो, इसके कारण से मिड डे मील की बात की गई है, तो मिड डे मील में जाते हैं। बच्चों को पोषण मिले 0 से 6 साल तक के, उसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र का प्रयोग किया गया। तो ये सब कार्यक्रम जो चलते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों के लिए चलते हैं ताकि हमारे पास जो मानव संसाधन बने वो स्वस्थ हो, है ना, वह स्वस्थ हो, मानव संसाधन जो है वह स्वस्थ हो, ताकि हमारा जीडीपी बहुत अच्छा बने। ठीक है, अब यहां पे देखो, कई बार क्या है, बिलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न। हमने देखा कि बिलास मछलियां बेचता था, शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई। अब यहाँ पे तो आपने देख लिया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन शामिल है। यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, यूपीएससी में फिर से इस बार क्वेश्चन पूछा है मेंस में। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को छोड़ के वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, ये भी मान लीजिए कृषि का पार्ट मान लेते हैं, तो खनन एवं उत्खनन शामिल है। खनन एवं उत्खनन जो है, इस पर आपको आंसर लिखना था। आपने देखा होगा खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, लघु खनिज और मुख्य खनिज। लघु खनिज में रेत, बदरी, है ना, इस तरीके की जो चूना पत्थर हैं, इस तरीके के लोगों, इस तरीके की चीजों को माइनर मिनरल्स बोला जाता है। और जो मेन मिनरल्स हैं वो तो कोयला है ना, तांबा है, इस तरीके की चीजों को मेन मिनरल। तो यहाँ पे जो माइनर मिनरल्स पूरा है वो ये प्राथमिक सेक्टर में शामिल है, और इसी को लेके क्वेश्चन पूछा था। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र शामिल है। ठीक है, इन क्षेत्र क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और उसमें राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन होता है। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अब आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य की गई क्रियाओं पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। अब जैसे मान लीजिए एक खेती कर रहे हैं हम, और वो जो गेहूं की खेती है वो स्वयं के लिए है, तो वो गैर बाजार क्रियाएं हैं। बाजार क्रियाएं तब हैं जब हम गेहूं की खेती बेचने के लिए कर रहे हैं। क्या करने के लिए? बेचने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं, ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद जो है प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का, ठीक है, क्रियाकलाप, यहाँ पे ये हो गया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच में श्रम का विभाजन होता है। अब एक चीज कई बार देखेंगे कि यहाँ पे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण है। ठीक है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल,
अब इसका क्या कारण है? देखिए, शुरुआत से माना जाता है कि महिलाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि माना जाता है कि महिलाएं अपेक्षाकृत कमजोर होती हैं पुरुषों से। इसके लिए उन्हें श्रम, जो श्रम साध्य काम है, उनमें सामान्यतः नहीं लगाया जाता है ना। आमतौर पे महिलाएं जो है वो घर के कामकाज देखती हैं, पुरुष खेतों में काम करते हैं। शकल की माँ शीला क्या करती थी? खाना पकाती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती, घर की सफाई करती और अपने बच्चों की देखभाल करती है। पिताजी बूटा जो है क्या करता है? खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी ओर विकास या क्या नाम है उसकी माँ है, दूसरे दोस्त की, उसमें क्या है? वहां पे उसकी माँ उसके पिताजी के नहीं रहने के बाद वो मछली लेती है और मछली बेचती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि महिलाओं को अलग तो रखा गया, लेकिन कई बार विलास की माँ कई बार क्या करती है? महिलाएं भी बाजार क्रियाओं में शामिल होती हैं, है ना, और मर्दों से कंधा कंधा मिलाकर आज काम कर रही हैं। तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है आज के क्षेत्र में जिसमें महिलाएं अपना दमखम नहीं दिखा रही हैं, है ना। तो ये भी, और सबसे बड़ी बात यहां पे एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को अधिक अवसर नहीं मिलता है। पुरुष सहयोगी की तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध अवसरों के बेहतर उपयोग में, अधिकांश महिलाओं के बाद बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। आपने देखा होगा जो महिलाएं हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र में घरेलू सहायिका, घरेलू सेविका, इस तरीके के काम करती हैं जिसमें पुरुष अपेक्षाकृत कम होते हैं। ठीक है, और सामान्यतः उनको कम वेतन दिया जाता है, कम सैलरी दी जाती है, या मजदूरी भी करने जाती है तो कम मजदूरी दी जाती है उनको। इसका कारण क्या है कि महिलाएं जो है अपेक्षाकृत अधिक उपलब्ध है, या उन्हें काम पे रखने का चलन नहीं लोग मानते हैं। क्यों नहीं मानते? माना जाता है वो कि वो ईंट नहीं ढो पाएंगी, या ऐसे में अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं, आज भी ये माना जाता है। और सामान्यतः आपने अभी देखा होगा क्रिकेट मैच जिसमें महिला जो क्रिकेट टीम है भारत की वर्ल्ड चैंपियन बनी, उसमें आपने देखा होगा पुरस्कार राशि पे एक बड़ा बवाल मचा हुआ था कि पहले की जो पुरस्कार राशि था वो पुरुषों के मैच के मुकाबले बहुत कम था, और उसे इस बार 10 गुना के करीब किया गया। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, तो आपको यहां से बेसिक सीखना है और करंट अफेयर्स के साथ कोरिलेट करना है। ठीक है, इसके बाद जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, कानूनी सुरक्षा का अभाव है, वहां पे इनको मिलती अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र। एक चीज और भी कि इन्हें बोला जाता है कि इसके लिए प्रेग्नेंट हो गई तो उसके लिए अवकाश देना पड़ेगा, शिशु के देखभाल के लिए वो चीजें करनी पड़ेगी। तो सामान्यतः लोग क्या करते हैं? उदासीनता दिखाते हैं इस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के प्रति उदासीनता दिखाते हैं और उन्हें काम नहीं देते हैं। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में के शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा शिक्षण, क्या टीचर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, सबसे ज्यादा आकर्षित यही करते हैं। शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछे कि वो क्या बनना चाहती है। अब यहाँ पे देखिए जनसंख्या की गुणवत्ता क्या है ना। अब जनसंख्या की गुणवत्ता क्या है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपकी जनसंख्या तो बहुत अच्छी है, युवा है, एकदम से एनर्जेटिक है, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है? उसकी गुणवत्ता के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? शिक्षा। आरंभिक वर्षों की शकल की शिक्षा ने बाद में वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। तो आरंभिक वर्षों में जब हम अच्छी शिक्षा देते हैं तो बाद के वर्षों में वो असफल होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इससे क्या, शकल को अच्छी नौकरी मिली, है ना।
उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करता है। ठीक है। प्रशासन की कार्यदक्षता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, इसे आप जाके पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से कई चीजें करी गई हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया है भारत की जनगणना, महाराष्ट्र जनगणना आयुक्त कार्यालय में। तो यहाँ पे आप देखो तो रुझान है व्यक्ति, है ना, टोटल, है ना, और ये पुरुष और ये महिला। आप यहाँ पे देखोगे तो आज भी महिलाओं का प्रतिशत 60 से कुछ ऊपर है और जो पुरुष का प्रतिशत है वो 80 से कुछ ऊपर है ना। ये आंकड़े अभी फाइनल वाले नहीं आए हैं क्योंकि 2011 का जनगणना है, उसके बाद की जनगणना नहीं हो पाई है, तो इसके कारण से फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा प्रगति स्थापना की बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यवसायी। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार क्या किया गया है, निवेश किया गया है। जितना निवेश करेंगे हमारी जनसंख्या उतनी सीखेगी, जो स्कूलिंग वाले बच्चे हैं वो उतना सीखेंगे, और इतना सीखने के बाद क्या होगा कि वो योग्य हो जाएंगे कहीं पे काम करने के और वो धन उपार्जन करने लगेंगे। ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं। इसके अलावा शिक्षा का स्तर दिया गया है, जैसे यहाँ पे देखेंगे 2018 में 85% हो गई और उस समय 18% थी। और शिक्षा ठीक नागरिकों द्वारा ठीक से पालन करने, अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। यद्यपि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है महिलाओं के अपेक्षा। अभी यहाँ पे एक चीज और है कि कई चीजों का अंतर है। एक तो है महिला और पुरुषों में अंतर। ठीक है। महिला की साक्षरता दर कम, पुरुषों की साक्षरता दर ऊपर। दूसरा जो है धर्म के आधार पर भी साक्षरता दर अलग अलग है, आपको यह देखना है। धर्म में भी कुछ लोगों के साक्षरता दर बहुत ऊपर है, जैसे जैन जो अल्पसंख्यक माने जाते हैं उनकी साक्षरता दर बहुत ऊपर है। ठीक है। वहीं पे यदि हम एसटी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, जनरल, ओबीसी में देखें तो अनरिजर्व की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है, सबसे कम शेड्यूल ट्राइब्स की है। उसके बाद एक कैटेगरी और है, एक कैटेगरी इस तरीके की है कि कई राज्यों की साक्षरता दर बहुत निम्न है, जैसे केरल की साक्षरता दर बहुत उच्च है, बिहार की साक्षरता दर नीचे है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, है ना, इन क्षेत्रों की जो साक्षरता दर है बहुत कम है। केरल, है ना, आगे है। इस तरीके से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, इनके देखें तो साक्षरता दर बहुत अधिक। तो कई क्षेत्रों में बांट सकते हैं। एक तो हम सामान्य ले लें पुरुष और महिला। दूसरा धर्म के आधार पे कर लें किनमें है। तीसरा राज्यों के आधार पर। चौथा जातियों के आधार पर। तो इस तरीके से हम कई बार ये देख सकते हैं कि जो मतलब वर्गों के आधार पर कई बार देख सकते हैं कि किन का जो शैक्षिक स्तर है वो बहुत आगे है और बहुत पीछे है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एसडीजी सतत विकास लक्ष्य है। ठीक है। सतत विकास लक्ष्य आप देख लीजिएगा, 17 गोल्स हैं और इसको आपको देखना ही देखना है, ये पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 गोल्स हैं। ठीक है। पॉवर्टी के साथ आप इसको देख लीजिएगा, एसडीजी जिसको बोला जाता है। इसके पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था जो कि 2015 के लिए था। 2015 से 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्य रखा गया। समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने। इसके बाद पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर मिड डे मील की बात की गई है ना। इसी तरीके से ये चीजें करी गई हैं। ठीक है। क्लियर। तो शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए भी कई बार कई खर्च किए गए हैं। जैसे यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आप देखोगे तो भारत के 7,78,000 लाख से भी अधिक गांवों में फैली है क्या प्राथमिक स्कूल। तो ये जो स्कूल हैं यहाँ पे आप देखोगे तो महाविद्यालयों की संख्या, विश्वविद्यालयों की संख्या,
है ना, विद्यार्थी और शिक्षक और यूनिवर्सिटी। आप देखोगे तो 2022-23 में कितने महाविद्यालय हैं? 47,844, मतलब कॉलेजों की संख्या 47,844 हो गई है, 48,000 के करीब। विश्वविद्यालय 1,085 हो गए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो विद्यार्थी टोटल हैं कितने? 51% 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4,18,43,704 विद्यार्थी यहाँ पे। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में शिक्षक कितने हैं? तो ये आप देखोगे तो 15,10,957 2021-22 में। तो आप इसे PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो ये शिक्षा की बात है। अब इसके बाद जो आता है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को प्रवेश देने के लिए कॉलेजों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है? क्या आप सोचते हैं कि हमें विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए? 1951 से 1998-99 और भारत महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के बारे में आपका क्या विचार है? तो इसको आपको ध्यान से देखना है और इसके बारे में आपको सोचना है। ये यहाँ पे बेसिक मिल गया, और आपको अब न्यूज़पेपर में जो चीज़ें मिलती हैं उससे आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।